मिलियन में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में कश्मीर की हिंसा की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अक्टूबर का महीना कश्मीर के लिए खूनी साबित हो रहा है। अक्टूबर के पहले 16 दिनों में यानी 2 हफ्तों में कश्मीर में कुल 13 मुठभेड़ हुए और ये सिलसिला अब भी जारी है। हर रोज कोई न कोई खबर आ ही जाती है। इसमें पहले 2 हफ्ते में जहां 10 नागरिक मारे गए, वहीं 9 फौजी जवानों ने भी अपनी जान गंवाई। इसी के साथ 14 आतंकी भी इस मुठभेड़ में मारे गए। इस प्रकार कुल 36 मौतें कश्मीर में 16 दिनों के भीतर हो चुकी हैं। इनमें से 3 जवानों ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। औसतन इस महीने का कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब कश्मीर में इंसान का खून न बहा हो और सबसे ज्यादा 7 मौतें 11 अक्टूबर को हुई थी। अब जरा पीछे चल के देखते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजाद भारत में सबसे पहले अनुच्छेद 370 के विरोध में आवाज उठाई। वो कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चल सकते। ये काम तो कांग्रेस ने आहिस्ता आहिस्ता करके कर दिया और कश्मीर के जो प्रधान थे, जिनको पहले जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था, बाद में जो है वो मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना निशान है, तो कश्मीर का अपना निशान होना भी कोई अजीबोगरीब बात नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने 370 ये कहकर हटा दिया कि इससे हिंसा समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने से क्षेत्र में आतंकवाद का खात्मा होगा और क्षेत्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अभिनेता अनुपम खेर ने लिखा था कि कश्मीर का हल निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को रद्द करके इसका सबूत दे दिया है। 11 अगस्त 2019 को यानी 5 अगस्त के 6 दिन बाद कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने कहा था कि 6 दिन में कहीं कोई गोली नहीं चली, चीज़ें पूरी तरह सामान्य है। यहाँ तक कि दक्षिण कश्मीर से भी कोई हिंसा की खबर नहीं आई। पथराव की मामूली घटना को छोड़कर किसी तरह की अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई। इस नई हिंसा के बाद वही डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि नागरिकों की हत्या कश्मीर घाटी में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हत्याओं से डर का माहौल बनाने और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ताकि कश्मीर में सांप्रदायिक भाईचारे को नुकसान पहुंचे। ये कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, ये बात भी दिलबाग सिंह ने कही और उन्होंने उम्मीद जताई कि कश्मीर के लोग इस साजिश का पर्दाफाश कर देंगे। परंतु महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 के रद्द होने के बाद कहा था कि इसका परिणाम भयावह होगा। भारत सरकार के इरादे स्पष्ट हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भयभीत और आतंकित करके इसे पाना चाहते हैं। इसी प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत सरकार ने विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा था कि इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। अब दोस्तों, ये जो भविष्यवाणी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने की थी, ये बात ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता सच होने जा रही है। जब ये लोग इस बात को कह रहे थे तो बीजेपी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। अब जबकि ये हिंसा भड़क उठी, उसके बाद उमर अब्दुल्ला के पिताश्री फारूक अब्दुल्ला से राजदीप सरदेसाई ने आज तक पर एक बड़ा इंटरव्यू किया। उसमें फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि ये जो उस वक्त तक सिर्फ 7 नागरिकों की हत्या हुई थी। तो फारूक अब्दुल्ला ने ये बताया कि ये जो 7 लोगों की हत्या हुई है, दरअसल ये सिर्फ 7 नहीं है, बल्कि पिछले 1 साल में 28 लोगों की हत्या की गई और इन 28 लोगों में से 21 लोग मुसलमान थे। लेकिन ये कि ये घटनाएं थोड़े थोड़े दिनों में होती रही और हमारे मीडिया ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सरकार ये कहती रही कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब अचानक
एक छोटे से गैप में 7 लोगों की हत्या हो गई, तो फिर ये कि तमाम मीडिया ने इस पर चर्चा शुरू कर दी और उसके बाद तो सैनिकों की भी हत्या होने लगी। इस बारे में मीडिया में बहुत सारी बातें हुई, जैसे सत्या पर जो है वो कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी एडिटर अनुराधा भसीन, जो कि जम्मू में रहती हैं और बहुत नज़दीक से कश्मीर को देखती हैं, उन्होंने बताया कि इसका कारण जो है वहाँ पर पाया जाने वाला दबाव और जो है वो तनाव है, और जो रैंडम क्रैकडाउन किए जाते हैं, हर पत्रकार को जो है वो बुलाया जाता है, सही बात अगर उसने कोई भी बात ऐसी लिख दी जो कि सरकार के खिलाफ हो तो जो है वो उसको डराया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जब ऐसा माहौल होगा तो उसका इस तरह का रिएक्शन हो सकता है, ये अनुराधा भसीन का ख्याल था। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि जब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो जाता है तो इंटेलिजेंस जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। और उन्होंने भी इस बात पर ध्यान दिलाया कि एक साल में 28 लोग जो है वो, ये थोड़ा सा पहले का इंटरव्यू था, कि जो 28 लोग जो है वो जिनकी हत्या हुई उसमें से जो है वो सिर्फ 5 गैर मुस्लिम थे और बाकी सारे के सारे मुसलमान थे। तो ये पहले भी वसीन का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद जो है वो फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू हुआ। उसके अलावा आप ये देखें कि जो बहुत सारे पत्रकार हैं जिनकी नज़र कश्मीर के ऊपर है, तो उन्होंने इसके अलग अलग कारण बताए। जैसे लखनऊ के बहुत वरिष्ठ पत्रकार A.V. सिंह ने बताया कि वहाँ की संस्थाएं एक एक करके ख़त्म कर दी गई, जैसे कि मानव अधिकार संस्था, या ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम है कि जिसके ज़रिए से लोग अपने ग्रीवेंसेस को, अपनी शिकायतों को लोगों तक पहुँचाते थे, ये बात ख़त्म हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने भी ये बात कही कि कश्मीर में जो है वो वहाँ के लोकल जो ऑफिसर्स हैं उन पर भरोसा नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से ये समस्याएं जो है वो पैदा हो रही है। A.V. सिंह ने यह भी बताया कि कश्मीर में पिछले 2.25 साल में 3 लोगों को बदला गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे। पहले सत्यपाल मलिक थे, उनको हटाया गया, फिर मुर्मू को बुलाया गया, वो कुछ दिन रहे, फिर मनोज सिन्हा को बुलाया गया। इसका मतलब ये है कि सरकार खुद भी जो है वो एक ट्रायल एंड एरर का जो है वो मेथड चला रही है। एक और वरिष्ठ पत्रकार है राजेंद्र तिवारी, उन्होंने भी ये बात कही कि कश्मीर के सिलसिले में जो नॉर्मलसी की बात की जा रही थी कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, वो दुरुस्त नहीं था, बल्कि वो जो है वो एक तरह का कवर अप था। और उन्होंने बताया कि कश्मीर के बारे में इस तरह का झूठ जो है वो हमेशा बोला जाता रहा है। उन्होंने उसकी एक मिसाल ये दी कि जब 370 ख़त्म हो रहा था उस वक्त हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमने फारूक अब्दुल्ला को आने से नहीं रोका और जो है हम उनको बंदूक उनके सिर पे रख के ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। हालांकि जिस वक्त जो है वो गृह मंत्री ये बात कह रहे थे उसी वक्त आज तक का एक संवाददाता फारूक अब्दुल्ला के घर पे था और फारूक अब्दुल्ला उससे कह रहे थे कि देखो मेरा दरवाज़ा बंद है और सिक्योरिटी फोर्सेस मुझको जाने नहीं दे रहे और मेरे बारे में जो ये बात कही जा रही है ये बात जो है वो गलत है। तो इस तरह की गलत बयानी जो है वो चलती रही और वही मीडिया में चलती रही, इसलिए कि कोई पत्रकार अपने तौर से तो कोई बात कह नहीं सकता, तो इसकी वजह से भी ये समस्या पैदा हुई है। विनोद शर्मा एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके ख्याल में ये जो डोमिसाइल का मामला है तो इससे न केवल कश्मीर में बल्कि जम्मू के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी है। लोग ये सोचते हैं कि अगर बाहर के लोग आएंगे और उनको जो है वो सरकारी नौकरियां मिलने लगेंगी तो फिर ये कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो विनोद शर्मा के ख्याल में ये भी एक जो है वो कारण हो सकता है। यही वजह है कि मुकेश कुमार ये कहते हैं कि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, इसलिए कि वहाँ कोई राज्य सरकार है नहीं। अगर वहाँ पर जो है वो राज्य सरकार होती और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स होते तो पब्लिक जो है वो उनसे अपना दुख दर्द बयान करते। और उनका ये भी ख्याल है कि जब भी वहाँ पर जो है वो पॉपुलर गवर्नमेंट आई है वहाँ पर इस तरह की घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन अब चूँकि ऐसा है नहीं, बल्कि वहाँ की जो लीडरशिप है उसको जो है वो केंद्र सरकार ने पूरी तरह से डिमोरलाइज कर दिया है, इसलिए ये समस्या पैदा हुई। अब ये जो बाहर के लोगों पे हमले शुरू हुए, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही जो है वो लड़ाई होती थी। लेकिन ये एक नया ट्रेंड है कि जब जो है वो मज़दूरों को वहाँ पर मारा गया और पॉइंट ब्लैंक पे मारा गया, या टीचर्स को मारा गया, या एक केमिस्ट को मारा गया,
तो इससे जो है वो एक अजीब दहशत का माहौल बन गया है। कश्मीर में सारे हिंदुस्तान से, ख़ास तौर से बिहार वगैरह से बहुत सारे मज़दूर जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पर देश के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले मजदूरी ज़्यादा मिलती है। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो जो जाने का मामला था वो जो है वो रुक गया, बल्कि लोग जो है वो वहाँ से वापस आने लगे। और इसमें चूँकि 2 बिहारी बल्कि 3 बिहारी मजदूर मारे गए थे, तो इसका बिहार में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नहीं संभल रहे तो इसकी जिम्मेदारी बिहारियों को दे दो, 15 दिन हालात सुधार देंगे। हालांकि ये बात सही नहीं है लेकिन बिहारी जाकर के हालात सुधार देंगे, लेकिन ये एक प्रश्न जो है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर तो बनता ही है कि उन्होंने कहा था कि 370 के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अब जो है वो एब नॉर्मल हो रहा है। तो ऐसे में अगर कोई नेता ये सवाल करता है तो उसको उसका हक है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार की कमी की वजह से ही बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करने पर मजबूर हैं। इसके बरक्स बिहार की जो बीजेपी के प्रवक्ता है निखिल आनंद, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हत्या जो है वो निंदनीय है और पाकिस्तान प्रायोजित तरीके पर और तालिबान के समर्थक आतंकवादी जो है वो इस काम को कर रहे हैं और बिहारियों को निशाना बना रहे हैं और हमारे सुरक्षा बल जो है वो बिहारियों भाइयों का बदला चुन चुन कर लेंगे। तो दोस्तों ये एक ओवरऑल सिचुएशन है जो कि सारे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत सारे लोग इसको राजनीतिक जाविये से भी देखते हैं कि भाई अचानक यूपी के इलेक्शन के करीब आते ही ये घटनाएं क्यों बढ़ गई, और वो लोग ये भी विश्लेषण कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसका राजनीतिक फ़ायदा किसको होगा। वैसे राहत इंदौरी ने तो ये कहा ही था कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। तो ये भी एक जाविया है कि जिससे जो है वो लोग इन तमाम डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें जो है वो लिख कर ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।